स्टूडेंट्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। और मैं आपके सामने आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे द्वारा निर्मित यह टॉपिक आपको अच्छा लगेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यह है कि वे स्टूडेंट या वे छात्र जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जाकर अध्ययन नहीं कर पा सकते हैं, वो मेरे वीडियो के माध्यम से फिजिक्स को एकदम डीपली पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट, जब आप डीपली पढ़ेंगे तो उनमें से जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बन जाता है या बैठ जाता है, वही कॉन्सेप्ट वास्तव में फिजिक्स है। फिजिक्स में डेरिवेशन चैप्टर में हमें ज़्यादा हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल मैथमेटिकल डेरिवेशन ही काफ़ी होते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट, मैं आपको हर एक डेरिवेशन का एक एक लाइन बताता हूँ ताकि किसी भी प्रकार का कोई समस्या उस डेरिवेशन पार्ट में न रहे, ना कोई फार्मूले में और ना ही किसी कैलकुलेशन में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम ग्रुपिंग्स ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, अर्थात संधारित्रों का समूहन। स्टूडेंट, होता क्या है कि जब आवश्यकता अनुसार संधारित्र हमें प्राप्त नहीं हो पाती है तो हम दो या दो से अधिक संधारित्र को आपस में जोड़कर उसको आवश्यकता अनुसार बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही संधारित्र का समूहन कहा जाता है या संधारित्रों का संयोजन कहा जाता है। समूहन या संयोजन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें संधारित्र जो है वो दो प्रकार से जोड़े जा सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। तो संधारित्रों का जो संयोजन होता है, जो समूहन होता है, वो सिर्फ दो प्रकार का ही होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में दो या दो से अधिक संधारित्र को ठीक श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, अर्थात पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से और दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र प्लेट के पहले प्लेट से जोड़ा जाता है, और अंतिम संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है उसका संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार समांतर क्रम समूहन में भी किया जाता है कि दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक साथ समांतर क्रम में रखकर प्रत्येक का पहला प्लेट एक दूसरे से और दूसरा प्लेट एक दूसरे से जोड़कर, ठीक है, उसका समूहन या संयोजन संधारित्र बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स, मानते हैं कि तीन संधारित्र हैं, C1, C2 और C3। ठीक है, संधारित्र C1 को प्लस Q आवेश देते हैं तो इसके प्लेट पर प्लस आवेश हो जाता है सरफेस पर। ठीक, अब इसका जो निकटवर्ती तल है इस पर ऋण आवेश प्रेरित होगा, दूरवर्ती तल पर धन आवेश प्रेरित होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो सरफेस है इस धन आवेश से प्रेरित होगा तो ये भी पूर्ण रूप से धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है, अब इस C2 का जो दूसरा प्लेट है उसका निकट सरफेस ऋण आवेशित होगा, दूर वाला सरफेस धन आवेशित होगा। इस धन आवेश से तीसरा C3 जो है इसका पहला प्लेट पूर्ण रूप से धन आवेशित हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसका जो दूसरा प्लेट है वो एक तरफ ऋण आवेश, निकटवर्ती सरफेस पे, पास वाले सरफेस पर ऋण आवेश और दूर वाले सरफेस पर धन आवेश होगा। ये सरफेस का जो संधारित्र का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, पहला प्लेट सबका धन आवेशित होगा और दूसरा प्लेट सबका ऋण आवेशित और धन आवेशित होगा। ठीक, अब स्टूडेंट जैसे ही हम इसका संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, है ना, तो इसका जो धन आवेश है वो पूरा का पूरा पृथ्वी में चला जाएगा, इसलिए ये वाला प्लेट आपका केवल ऋण आवेशित हो गया। उसी प्रकार ये जो धन आवेशित दिख रहा है स्टूडेंट, इस पर भी हम धन आवेश हटा दे रहे हैं क्योंकि इसका सभी प्लेटों का ये धन आवेश दूसरे में प्रेरित हो गया है। ठीक है,
तो तीनों संधारित्र का एक प्लेट पूर्ण रूप से ऋण आवेशित और एक प्लेट पूर्ण रूप से धन आवेशित बचेगा। मतलब मान लीजिए स्टूडेंट कि इस पर भी आवेश जो है वो Q है, इस पर भी आवेश Q है और इस पर भी आवेश Q है। संधारित्र अलग अलग हैं, इसलिए इनका विभवांतर मान लेते हैं। पहले संधारित्र का विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र का विभवांतर V2 और तीसरे संधारित्र का विभवांतर V3 है। ठीक है स्टूडेंट, अगर विभवांतर इनका V1, V2, V3 है तो ऐसी स्थिति में हम परिणामी विभवांतर निकाल सकते हैं कि परिणामी या कुल विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है स्टूडेंट। V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। स्टूडेंट संधारित्र के सूत्र से हम लोग जानते हैं चूंकि C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। अगर V को यहाँ C को यहाँ कर दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, या V इक्वल टू Q अपॉन C हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट V1 इक्वल टू Q तो सब में कॉमन है C1, V2 इक्वल टू Q अपॉन C2 व V3 इक्वल टू Q अपॉन C3 हो जाएगा। समीकरण 1 में मान रख देंगे, समीकरण 1 से V1, V2, V3 का मान रखेंगे तो V इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 आएगा। स्टूडेंट V इक्वल टू भी है Q अपॉन C, इसलिए इसको भी चेंज कर देंगे, या Q अपॉन C इक्वल टू Q तीनों में है, कॉमन ले लेते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कभी कभी बट्टा बोल बोल के हिंदी वर्ड प्रयोग हो जाता है स्टूडेंट, शुद्ध हिंदी, देहाती, बिहारी, जो भी कहें। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है, मैं पूरा दिखा देता हूं। यहां पे हम क्या करेंगे कि इस Q से इस Q को काट देंगे, यहाँ पे ओनली 1 बचेगा, तो हम इसी को लिख सकते हैं, या 1/C इक्वल टू, अब इधर जो बच गया उसको उतार देते हैं स्टूडेंट, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जो फार्मूला आ गया हमारे पास, दिख रहा है ना, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये श्रेणी क्रम समूहन या श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, जितना भी हमने आपको शब्दों में बोला उसको लिखना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। ये 2 या 3 नंबर में 12th क्लास में सवाल पूछता है। ठीक है, चलते हैं दूसरा संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ये डायग्राम है समांतर क्रम समूहन का या पैरेलल ग्रुपिंग का। स्टूडेंट इसमें भी मान लेते हैं कि 3 संधारित्र है C1, C2 और C3, जो एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट इन तीनों संधारित्र को एक ही परिपथ से जोड़ देते हैं। मानते हैं कि इनमें आवेश Q दिए, तो ये Q आवेश जो है वो इस पॉइंट A पर 3 भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, और इधर से भी ये पॉइंट B मान लेते हैं, ये जॉइंट जो है वो B है। ठीक, B को हम पृथ्वी से जोड़ देंगे तो ये अर्थ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, Q आवेश देते हैं तो मान लेते हैं कि C1 में जो आवेश जा रहा है वो Q1 है, C2 में जो आवेश जा रहा है वो Q2 है और C3 में जो आवेश जा रहा है वो Q3 है। तो इनका एक प्लेट धनात्मक होगा पूर्ण रूप से, दोनों सरफेस पर धन आवेश होंगे। प्रेरण के कारण जो दूसरा प्लेट है इनका, उसका निकटवर्ती तल ऋण आवेशित होगा, जबकि दूरवर्ती तल जो है वो धन आवेशित होगा।
धन आवेशित होने के कारण स्टूडेंट इसका संबंध हमने पृथ्वी से कर दिया है। ठीक, इसको ज्वाइंट पृथ्वी से कर देने के कारण संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों सिरा अर्थात ए और बी के बीच कुल विभवांतर भी होगा। इनका एक उभयनिष्ठ विभवांतर भी होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आवेश चेंज हो रहा है Q1, Q2 और Q3, लेकिन विभवांतर सेम होगा। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट मान लेते हैं कि यदि परिणामी आवेश Q हो तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। संधारित्र के सूत्र से हम जानते हैं स्टूडेंट्स, चूंकि C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। मैं अभी पिछले कई टॉपिक से आपको बता रहा हूं। अगर हम यहाँ से Q का वैल्यू निकालें तो हम इसको लिख सकते हैं या Q बराबर C इंटू V हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब यहां से Q1 का वैल्यू निकालें तब Q1 बराबर C1 भी होगा, Q2 बराबर C2 भी हो जाएगा तथा एंड Q3 इक्वल टू C3 भी हो जाएगा। Q1, Q2, Q3 का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से Q बराबर C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी आएगा। स्टूडेंट, समीकरण देखिए 2, Q बराबर है C भी, इसको आप लिख लीजिए C भी इक्वल टू, ठीक है, C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। स्टूडेंट, भी को कॉमन ले लीजिए और बाहर निकाल लीजिए तो C1 प्लस C2 प्लस C3 बचेगा ब्रैकेट में। अब यहाँ भी C भी है ना, तो इधर का भी और इधर का भी काट दीजिए, बराबर है। इसलिए जो बच गया स्टूडेंट C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये जो आया स्टूडेंट, यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होगा। स्टूडेंट, हम अगले दिन जब भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे उसमें समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय प्लेट संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र और आंशिक परावैद्युतांक में डूबे हुए, परावैद्युतांक माध्यम का डूबा हुआ जो सूत्र हमने निकाला संधारित्र, उससे संबंधित न्यूमेरिकल सवाल तथा समांतर क्रम संधारित्र और श्रेणी क्रम संधारित्र से संबंधित भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को हल करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके सामने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आज उपस्थित हुए हैं। हमारे टॉपिक का नाम है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर पट संधारित्र की धारिता। स्टूडेंट, ये जो प्रश्न है, टॉपिक है, ये 3 से 4 प्रकार से घुमाकर प्रश्न पूछता है। ठीक है, कभी कभी इसका अंतिम रिजल्ट दे देता है और कहता है सिद्ध कीजिए, जहां इनके संकेतों का सामान्य अर्थ है। ठीक, और कभी कभी सिंपल पूछ लेता है कि किन्हीं 2 समांतर प्लेटों के बीच एक परावैद्युत माध्यम डूबा हुआ है या रखा गया है, तो ऐसी स्थिति में उनका मतलब प्लेट का संधारित्र की धारिता क्या होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट, इसके लिए हम आपके सामने आज हम इस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डेरिवेशन इसका लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। स्टूडेंट, हम मान लेते हैं कि माना ए और बी 2 समांतर प्लेट संधारित्र हैं और इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल ए है। स्टूडेंट देखिएगा, कैपिटल ए मान रहे हैं इनका क्षेत्रफल, और प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्लेट ए पर पूर्ण रूप से धन आवेश हो जाता है। प्रेरण के कारण जो प्लेट बी है उसका निकटवर्ती तल निकटवर्ती सरफेस, पास वाले सरफेस
पर ऋण आवेश और दूर वाले सरफेस पर धन आवेश हो जाता है। स्टूडेंट, दूर वाले सरफेस का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं, तो जैसे ही संबंध हम पृथ्वी से करते हैं संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। फलस्वरूप जो प्लेट बी है वो पूर्ण रूप से ऋण आवेशित हो जाता है। परंतु स्टूडेंट, इन सबसे पहले इसके बीच की दूरी मानते हैं कि माना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, ठीक है, और इनके बीच में कोई के परावैद्युतांक माध्यम रखा गया है। ठीक, अब इस माध्यम के बीच में स्टूडेंट स्मॉल टी मोटाई का एक, ये जो के परावैद्युतांक माध्यम हम बता रहे थे, ये के परावैद्युतांक माध्यम जिसकी कुल मोटाई है स्मॉल टी, इन दोनों प्लेटों के बीच में हम रख देते हैं। ठीक, तो बाकी जो स्पेस है स्टूडेंट, ये उनमें वायु या निर्वात भरा है। तो प्रारंभ में इसका जो डिस्टेंस है वो डी था। जब हम टी मोटाई का के परावैद्युतांक माध्यम रख दिए बीच में, तो वायु या निर्वात का जो क्षेत्र होगा वो डी माइनस टी हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रारंभ में जब परावैद्युतांक माध्यम नहीं है तब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, और जैसे ही टी मोटाई का कोई परावैद्युतांक माध्यम के रख दिए तो इनमें वायु या निर्वात का जो क्षेत्र होगा वो डी माइनस टी हो जाएगा। स्टूडेंट, हम इन पर प्लस आवेश दे देते हैं। ध्यान देखिएगा, इन सब चीजों को लिखना भी पड़ता है स्टूडेंट, शब्दों में वाक्य बनाकर। आप चाहें तो बिना लिखे भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे धन आवेश ले रहे हैं। अब परावैद्युतांक माध्यम में भी प्रेरण की घटना घटती है, जिससे परावैद्युतांक माध्यम का निकटवर्ती तल ऋण आवेश से आवेशित हो जाता है और दूरवर्ती तल धन आवेश से आवेशित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम इस तरह से बता दे रहे हैं, ये परावैद्युतांक माध्यम की पहचान है। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट, जैसे ही हम इस बाहरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दिए, है ना, अर्थ से कर दिए, तो ये संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला गया। प्लेट बी जो है वो पूर्ण रूप से ऋण आवेशित हो गया। स्टूडेंट, थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है, उस पर गौर मत कीजिएगा। अब दोनों प्लेटों पर आवेश घनत्व मान लेते हैं स्टूडेंट सिग्मा है। हम इसको मिटा देंगे, अभी लिख दे रहा हूं, आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, तब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इसको निकालने से पूर्व स्टूडेंट, हमने जो डायग्राम बनाया और जो डायग्राम के बारे में बताया उसके बारे में कुछ शब्द लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने लिख दिया कि माना ए और बी दो समांतर प्लेट संधारित है जिनके बीच की दूरी डी है तथा टी मोटाई का परावैद्युतांक माध्यम के रखा गया है इनके बीच में, जिससे वायु या निर्वात डी माइनस टी क्षेत्र में होगी। शेष क्षेत्र जो है उसमें डी माइनस टी में वायु या निर्वात होगी। माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा आवेश घनत्व सिग्मा है। तब स्टूडेंट, आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा आवेश अपॉन क्षेत्रफल। अब स्टूडेंट, आवेश हमने लिया है Q और क्षेत्रफल माना है A, तो हम बता सकते हैं क्या, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद हम निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं आवेश घनत्व। ठीक, अब हम निकालेंगे जो D माइनस टी क्षेत्र में वायु या निर्वात है उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा स्टूडेंट्स E नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको डब्बे में डाल दे रहे हैं स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है स्टूडेंट, जो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए हमने इक्वेशन 1 में लिया है उसको हम यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा या E नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन ए होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट, हम इसी को लिख सकते हैं या E नॉट इक्वल टू, ये ए जो है वो नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, तो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए।
ये भी फार्मूला जो है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब चलेंगे स्टूडेंट कि परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र अगर ई हो, मान लिया जाए कि परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र ई हो, तो परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, E इक्वल टू मान लेंगे, इसको रफ कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट कि यदि परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो E इक्वल टू हो जाएगा, E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू A। ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, अब हम मान लेंगे यहाँ पर कि प्लेट ए और बी के बीच विभवांतर भी है, प्लेट ए और बी के बीच विभवांतर भी है, तो विभवांतर भी इक्वल टू सूत्र होता है तीव्रता गुणित दूरी या तीव्रता इंटू दूरी। ठीक है, तो तीव्रता हमारे पास दो मिला हुआ है, एक तीव्रता है समीकरण नंबर 3 E नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और इसकी दूरी है स्टूडेंट D माइनस टी। दूसरी तीव्रता निकल रही है हमारे पास E इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए, और इसकी दूरी है स्मॉल t। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं तीव्रता इंटू दूरी। ठीक है, और E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी, ये भी इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर समीकरण 3 व 4 से मान रख देंगे, किसका मान रखेंगे स्टूडेंट? E0 का, आई मीन E0 का और E का, तो हो जाएगा, इसलिए V इक्वल टू E0 का वैल्यू होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू हो जाएगा D माइनस टी, प्लस E की वैल्यू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू हो गया T। स्टूडेंट, इसमें कुछ संख्या कॉमन दिख रही है, जैसे Q Q एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, जो कॉमन दिख रही है उनको हम बाहर कर लेते हैं। V इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ब्रैकेट में बची D माइनस टी प्लस T अपॉन K, इतना बचेगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है स्टूडेंट। ठीक है, अगर हम यहाँ से t और t को कॉमन ले लेते तो यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई के बचता। ठीक, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा उसको करके। यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं स्टूडेंट, हमने भी माना है विभव या विभवांतर। स्टूडेंट्स, अगर मान लिया जाए कि संधारित्र प्लेट की धारिता C हो तो C बराबर Q अपॉन V, सूत्र हम जानते हैं। यहाँ पर हम V की वैल्यू रख देंगे समीकरण 5 से, तो बता देंगे या C इक्वल टू Q होल अपॉन, देखिएगा स्टूडेंट, होल अपॉन में आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ब्रैकेट में हो जाएगा D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ब्रैकेट बंद। स्टूडेंट, ये जो Q है वो इस Q से कट जाएगा, यहाँ पे ओनली 1 बचेगा। ऐसी परिस्थिति में ये चूंकि हर के हर में था, आई मीन डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था, इसलिए ये जब चेंज होगा या सॉल्व होगा तो ये नोमिनेटर में चला जाएगा, जबकि ये डिनोमिनेटर में ही रह जाएगा। या कह सकते हैं स्टूडेंट, अतः C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन में हो जाएगा D माइनस टी प्लस T अपॉन के। ये दिख रहा है स्टूडेंट, ये जो फार्मूला आएगा, इस फार्मूले को हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6,
और यही फार्मूला आपका कहलाएगा आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर पट संधारित्र की धारिता। स्टूडेंट, मैं इस लाइन में बोला था कि टी को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को मैं बीच में सॉल्व कर दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम डी माइनस टी लिख दे रहे हैं स्टूडेंट, ठीक, ये जो क्षेत्र दिख रहा है उसके लिए, है ना। अगर मान लीजिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे गोला बना के हल कर दे रहा हूँ उसको कि t को कॉमन ले लें तो c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए नॉमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर में d माइनस टी बाहर निकल जाएगा तो t के प्लेस में 1 प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 1 बाई के बचेगा। ये तो इस प्रकार से अंतिम रिजल्ट ये भी हो सकता है, ठीक है। ये भी अंतिम रिजल्ट है आपका और ये भी अंतिम रिजल्ट है, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए इस टॉपिक से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।